एसिडिक और अल्कलाइन भोजन की जानकारी के लिए मुझे आवश्यकता क्यों हुई? इसके लिए हमें पीएच वैल्यू के बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। पीएच वैल्यू क्या है? देखिए, जैसे हम कोई लंबाई नापने जाएंगे तो मीटर की जरूरत पड़ेगी हमको, किलोमीटर की जरूरत पड़ेगी। अब किसी की जो है अपने को, यानी मैं वॉल्यूम नापना है, यानी पानी कितना है, उसके नापने के लिए लीटर की जरूरत पड़ेगी, मिली, है ना। और इसी तरह से जो है अम, हमको और भी जो चीजें नापनी होती उनका ये यूनिट होता है। इसी तरह से अल्कलाइन और एसिडिक नापने के लिए एक पीएच वैल्यू का नाम दिया गया है, उसको पीएच वैल्यू उसको दिया है नाम, वो है पीएच वैल्यू। इसकी जो है संख्या 1 से लेके और 14 तक होती है। एक पे यदि कोई चीज, उसकी पीएच वैल्यू 1 है या 0 है तो सबसे अधिक एसिडिक है वो। और यदि उसकी वैल्यू 14 है तो सबसे ज्यादा अल्कलाइन है। देखिए, हमारे शरीर के लिए तो दोनों ही खतरनाक है, अधिक एसिडिक और अधिक अल्कलाइन। देखो, जैसे अधिक एसिडिक में जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, एकदम शांत सल्फ्यूरिक एसिड होता है, उसकी पीएच वैल्यू लगभग 1-2 के आसपास रहती है। यानी एक बूंद भी जरा आपके शरीर में पड़ेगा तो फौरन आपको जला देगा। इसी तरह से अल्कलाइन देखी जाए तो कास्टिक सोडा जो होता है उसकी पीएच वैल्यू 12-13 के आसपास होती है, तो वो भी सबसे ज्यादा आपको शरीर को जला देगा, कास्टिक सोडा भी। तो इसलिए यहाँ ये कहते हैं कि भैया जो है इसकी जो है 0 और 14 के बीच में जो जगह है वो है 7। तो 7 जो पीएच वैल्यू होती है वो होती है जल की। जल का पीएच वैल्यू हमेशा 7 हुआ करता है। न वो एसिडिक होता है, न अल्कलाइन होता है, न्यूट्रल होता है, बिल्कुल हल्का। अब ध्यान से पढ़ना, ये सारे प्रश्न सेकंड ईयर के कोर्स है पूरा ये। और शायद मौका लगेगा तो दोबारा भी सर पढ़ाएंगे आप लोगों को, लेकिन यहाँ मैं पहले ही आपको इसकी जानकारी दे रहा हूँ। इसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, इसलिए मैंने ये विषय को आज चुना है। तो मैं कह रहा था कि 7 पानी की पीएच वैल्यू होती है, और रक्त की पीएच वैल्यू होती है 7.43 से लेके 4 तक। जिसकी 7.34 वैल्यू होती है जिस रक्त की, वो बीमार कभी नहीं होता है। यानी रक्त जो है थोड़ा अल्कलाइन की तरफ झुका हुआ होता है। और यदि जैसे ही इसकी वैल्यू कम होती है, यानी 7 से कम 6.9 6.8, तो वो रक्त एसिडिक है। और उस रक्त से जो है कई एक तरह की बीमारियां प्रारंभ होती हैं। जैसे कि जब रक्त एसिडिक होगा तो आपको ये नसों में ब्लॉकेज होंगे जगह जगह। इसकी वजह से आपको शरीर में कई एक जगह दर्द होगा। और इसके साथ ही जो है आपको अर्थराइटिस वगैरह आदि ये इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं। क्योंकि जब रक्त एसिडिक होता है उसमें जो है आपका यूरिक एसिड बढ़ जाता है। यूरिक एसिड जब ब्लड में जाता है तो एथोराइटिस वगैरह जो है, जोड़ों का दर्द, जोड़ों पे सूजन और इस तरह की बहुत सारी जो है बीमारियां इसमें इस कारण से होती हैं। और उन बीमारियों से बचने के लिए आज हमने ये प्रकरण को लिया है। तो ये
मेरे ख्याल से पीएच वैल्यू आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। यानी कि यदि हमारा जो भोजन है एसिडिक होगा तो हमारे जो है ब्लड में एसिड बढ़ जाएगा, और हमारा भोजन यदि अल्कलाइन होगा तो हमारे ब्लड में अल्कलाइन बढ़ेगा, जो ब्लड शुद्ध रहेगा बिल्कुल। और ब्लड का एक बात ध्यान रखना कि ये अल्कलाइन की तरफ नहीं जाता है ज्यादा वो कभी भी। वहाँ प्रकृति ने रोक लगा रखी है कि ये 1.4 मैक्सिमम 1.5 से ज्यादा नहीं जाता है। तो वहाँ हमें ये चिंता नहीं करनी कि हमारा जो है ब्लड अधिक अल्कलाइन हो जाएगा जो हमारे लिए नुकसान करेगा। वहाँ एक बैरिकेड लगा हुआ है, प्रकृति ने वहाँ एक बैरिकेड लगाया हुआ है, उधर जाएगा ही नहीं। एसिडिक जा सकता है नीचे, एसिड बढ़ता है तो एसिडिक जाता है नीचे, उसको मुझे संभालना है। तो अब आपकी समझ में आ गई होगी कि एसिडिक भोजन और अल्कलाइन भोजन का महत्व क्या है, क्यों इसके ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, क्यों इसको जानना हमें जरूरी है कि हम एसिडिक भोजन और अल्कलाइन भोजन के बारे में जानकारी होगी, तब हम इस प्राकृतिक चिकित्सा में आगे बढ़ पाएंगे। ये बहुत ही बेसिक नॉलेज है जिसकी वजह से हम प्राकृतिक चिकित्सा अपनी तथा अन्य लोगों की कर सके। देखो, एक बात ये है कि हम कह तो देते हैं कि भैया फल सब्जियां ज्यादा खाओ, लेकिन वास्तव में उसका कॉन्सेप्ट क्लियर न होने की वजह से तो सब कितने दिन खाएं प्रश्न हो जाता है। सामने वाला जो रोगी होता है वो प्रश्न करता है कि हमें ये कितने दिन तक खाना है। तो अब बताइए आप, हम क्या बताएं कि कितने दिन तक खाना है? अरे जब तक जीवन है तब तक खाना है। ये लोगों को लगता है कि पता नहीं ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं है, और जो लोग इसको जान लेते हैं समझ लेते हैं इनसे लाभ मिलता है, उनको ये बात नहीं आती यार। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। आगे जो है ये अल्कलाइन भोजन क्या है? वह भोजन है जो हरे हमारे शरीर में जाकर के अल्कलाइन मीडिया पैदा करता है। अल्कलाइन यानी क्षारी। और एसिडिक भोजन वो है जो हमारे शरीर में जाके एसिडिक मीडिया बनाता है, एसिड पैदा करता है। बहुत सारे भोजन अल्कलाइन होते हैं, क्षारी होते हैं, लेकिन उनको एसिडिक बना देते हैं। गजब की बात है ये। जो सब्जी आपकी अल्कलाइन है और उसमें हमने मिर्च मसाले वगैरह डाल दिए और खूब उबाल दिया, और उसके बाद जो है तेज मिर्ची वगैरह खूब सारी डाल करके, नमक बहुत ज्यादा डाल करके बनाया, तो वो ही सब्जी जो कि अल्कलाइन है वो एसिडिक में बदल जाती है। वो आपको एसिड बनाता है। एसिड बनाता है मतलब आपके पेट में उत्पाद करता है, और आपको एसिडिटी होती है, और उसी एसिडिटी की वजह से कई एक रोग, कब्ज रोग आदि, और जो है गैस बनना, गैस्ट्रिक ट्रबल होना आदि, ये सारे रोग होते हैं। वैसे सभी डॉक्टर ये बात कहते हैं कि सारी बीमारियां पेट से शुरू होती हैं। पेट से शुरू होती है, पेट में कब्ज होना। यदि आपको कब्ज नहीं है, आप मान के चलिए आपको बहुत सारी बीमारियां नहीं है, होंगी भी नहीं वो। लेकिन अभी जैसे मान लो कोई सब्जी है,
और हमने उसको तेल घी में फ्राई कर दी, तो वो सब्जी जो है एसिडिक, अल्कलाइन होते हुए भी एसिडिक हो गई। ये तो बात को बताएंगे। अब हमारे बीच जितने भी अनाज हैं, एसिडिक की बात करते हैं थोड़ा, जितने भी अनाज हैं उनकी कम ज्यादा तो हो सकती है, लेकिन सभी अनाज जो है एसिडिक होते हैं। तेल घी और जो है दालें वगैरह ये सभी एसिडिक होती हैं, तो उनको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, या नहीं खाना चाहिए या खाना चाहिए, ये बात भी प्रश्न सामने आएगा। तो इसमें बात यह है कि हमारी शरीर की स्थिति क्या है। यदि हम मन से, शरीर से और आत्मा से स्वस्थ हैं, तो भोजन में ज्यादा, यानी कहने का मतलब यह है कि एसिडिक भोजन को भी ले सकते हैं थोड़ा बहुत मात्रा में, यानी 20%। वहाँ भी हमको 80% अल्कलानी लेना चाहिए, क्योंकि हमारा ब्लड का पीएच जो है अल्कलाइन की तरफ रहता है, हमें उसको मेंटेन करके रखना है। यदि मैस्टिक भोजन करेंगे तो हमारा ब्लड जो है एसिडिक हो जाएगा, जो कि हमारी बीमारियों के लिए खतरनाक साबित होगा। अभी थोड़ा सा पिए। अब ये तो हुआ अपना जो है एसिडिक भोजन में क्या क्या आइटम होते हैं। और अल्कलाइन भोजन, अल्कलाइन भोजन में जितनी भी ताजे फल, सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स, लेकिन ड्राई फ्रूट में भी जो है उनको अल्कलाइन करना है, तो हमें उसको में पानी में भिगोना पड़ेगा। यदि उन्हीं ड्राई फ्रूट्स को यदि हम फ्राई करते हैं, जैसे काजू लोग अक्सर कर फ्राई करके तेल घी में फ्राई करके खाते हैं, तो वो एसिडिक हो जाते हैं वो। और उसी को पानी में भिगो दो तो अल्कलाइन रहेंगे वो। वही काजू, वही बादाम, आप उनको रोस्टेड कर लीजिए, नमक मिला लीजिए, एसिडिक हो जाएंगे वो। इसलिए इसमें सावधानी की बहुत जरूरत है कि हम वास्तव में ड्राई फ्रूट्स तो खा रहे हैं, लेकिन उनको एसिडिक बना के खा रहे हैं। देखो, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आपके सबके नॉलेज में होना चाहिए। नींबू को लोग एसिडिक बता देते हैं कि नींबू खाएंगे, और हमारे वो जो आयुर्वेदिक हैं या एलोपैथी वाले डॉक्टर हैं, वो तो कह ही देंगे कि आपको एसिडिटी बन रही है, आपको नींबू खटाई नहीं लेनी है। वास्तव में उसमें भी पूरी नॉलेज न होने की वजह से हम उसके जो है उपयोग को सही ढंग से न करने की वजह से उसको एसिडिक बना देते हैं। नींबू हमेशा पानी के साथ में, और ज्यादातर सुबह के समय, मॉर्निंग में, यानी ऊषा पान के समय, बिना नमक, बिना शक्कर, बिना किसी मिलाए हुए आप नींबू को लेंगे पानी के साथ में, एसिडिक नहीं होगा वो। और उसी नींबू को यदि हम नमक के साथ लेते हैं, सब्जियों के साथ लेते हैं, तो वो एसिडिक माना जाता है। एसिडिक होता ही माना क्या जाता, होता है एसिडिक वो हमारे शरीर में एसिड बनाता है। इसलिए नींबू के बारे में हमेशा यही कहा जाता है कि आप खाली पेट सुबह, मॉर्निंग में, जिस समय अपन ऊषा पान करेंगे, यानी ऊषा पान मतलब सुबह सूर्योदय के बाद जब पहली बार पानी पिएंगे, उस समय जो है हमको नींबू और जल को लेना चाहिए। अब वो लेने के तरीके तो बता चुका हूँ कई बार, वो कोई बात नहीं, उसमें वो तो आप कुछ समझ लेंगे उसको। इसी तरह से
अन्य चीजें भी हैं जिनके बारे में मैं आपको अपनी ओर से जानकारी देना चाहता हूँ कि वो कब एसिडिक हो जाती हैं, कब अल्कलाइन रहती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। जो चाहें तो नोट भी कर सकते हैं इन बातों को। जैसे मैंने अभी बताया, कोई भी सब्जी आपने फ्राई कर दी तो एसिडिक हो जाती है बजाय अल्कलाइन के। और जिस अनाज को एसिडिक बताया गया है, हालांकि देखो, यहाँ अपन सभी जैन धर्म के अनुयायी हैं, और मैं आप लोगों को सिर्फ जानकारी देना चाहता हूँ। लेकिन उसमें हिंसा देखो होती है, त्रस्त की भी हिंसा हो जाती है, इसलिए मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता हूँ खाने के लिए। लेकिन जानकारी तो अपने को होना चाहिए। जैसे मूंग या चना या और जितने भी और भी जो गेहूं है या जौ है, जितने भी अनाज है, यदि उनको अंकुरित कर दिया जाए तो वही अनाज एल्कलाइन हो जाता है। लेकिन उसमें मैं आपको सावधान रहना मैं नहीं बताऊंगा। उसकी जगह और अल्टरनेट बहुत सारी चीजें हैं जो कि उतना ही लाभ दे जाती हैं। जहाँ कहीं भी कोई बताया आपको कि अनाज में गेहूं को अंकुरित करके खाना है, तो वहाँ आप गेहूं को अच्छी तरह धो करके और उसको पानी में डाल दीजिए। सुबह उसको मसल करके और उसको गेहूं अलग कर दीजिए, और उसका जो पानी है वो आप पी लीजिए। तो अंकुरित गे वो पूरा आपका एसिडिक रहेगा। और अंकुरित गेहूं से जो लाभ होने वाला है वो लाभ आप उस पानी से ले सकते हैं। इसी तरह से अन्न भी आप लगा लेना जहाँ भी जरूरत हो इस तरह की। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि जहाँ आप उनको इस तरह के अंकुरित अनाज की आवश्यकता लगने की जरूरत पड़ती है, वहाँ हम जूस से भी उनकी पूर्ति कर सकते हैं। मौसमी का जूस, अनार का जूस, संतरे का जूस, इनको भी कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखना, बिल्कुल, जूस आपने निकाल के फ्रिज में रख दिया तो घंटे 2 घंटे बाद एसिडिक हो जाएगा, वो आपको शरीर में प्रॉपर काम नहीं करेगा। जूस में आपने नमक डाल दिया, शक्कर डाल ली, या और कोई मसाला डाल दिया, या कॉकटेल कर लिया। कॉकटेल समझते हैं आप लोग? यानी कई एक तरह के जूसों को मिला लिया, ये भी वो भी और सब ये। देखिए, फलों में विशेष बात होती है। खट्टे फल मीठे फल दो विभाग होते हैं, तो उनके जूस को नहीं मिलाना चाहिए। तो उनको जूस को मिलाते हो तो वो एसिडिक हो जाएगा। इसी तरह सब्जियों को, एक जैसी प्रकृति की सब्जियां हैं, उनका आप जूस निकाल लेंगे तो वो एसिडिक नहीं होगा। लेकिन यदि उसमें नमक डाल लेंगे, या आप उसको गर्म कर देंगे, या और कुछ ही विकृति कर देंगे, तो वो जूस वो भी जो है अल्कलाइन में रह करके एसिडिक हो जाएगा आपका। इसलिए ये तो कई बार आपको बताया जा चुका है, आप जानते होंगे। जूस को फ्रेश जूस पिए, शक्कर चीनी आदि कुछ उसमें स्वाद के लिए नहीं डालें। मौसमी थोड़ी सी खट्टी है, पी लीजिए, कोई बात नहीं। वो आप उसको स्वाद के ऊपर न जाइए। नहीं साहब, वो खट्टा हमसे तो पिएगा नहीं। नहीं पिएगा तो मत पियो। मीठा पी लो, अनार का पी लो, सेव का पी लो, और मीठा पीना है तो। लेकिन जो है, उसमें आप कुछ भी डाल के पिएंगे तो वो सारी चीजें एसिडिक हो जाती हैं। इसी तरह से यदि आपने रोटी बना करके और रख दी, और उसमें 6 घंटे हो गए, देखो ये जैनिज्म की बात आ रही है, यानी जैनोपैथी कह लो, जैनिज्म कह लो। क्योंकि रोटी जो है
6 घंटे के अंदर वो क्या हो जाती है, उसमें त्रस्त पैदा हो जाती है 6 घंटे बाद। तो वो अवक्ष की श्रेणी में आ जाती है। तो यदि यहाँ भी यदि वो 6 घंटे बाद होगी तो अधिक एसिडिक हो जाएगी। वो एसिडिक तो है ही वैसे ही, लेकिन उसमें और में उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। मतलब वो जैसे मान लो अभी वो 6.9 पर है, और 6 घंटे बाद वो 6.4 और 6.3 पे आ सकती है, 6.2 पे भी आ सकती है। तो एसिडिक अधिक हो जाएगी। इसलिए हमेशा जो है रोटी खाने से, मतलब 6 घंटे के बाद बनी हुई रोटी को खाने से हमेशा बचना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि आपके जैसे फ्राइड पुगड़ी है, पराठा है, जो भी जितने भी ये अपने फ्राइड आइटम हैं, उनकी तो पीएच वैल्यू और भी नीचे चली जाती है। वो तो एसिडिक में भी और ज्यादा एसिडिक हो जाते हैं फ्राई करने के बाद। तो ये जिस समय हमको जरूरत है कि हमें अपने शरीर की बीमारियां दूर करनी है, तो हमें हमेशा अल्कलाइन भोजन ही हमेशा लेना चाहिए। कभी भी जो है एसिडिक भोजन लोगे तो और बीमारी बढ़ती जाएंगी, और हम अपने रोग नहीं हो पाए। देखिए, मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ कि ये अल्कलाइन भोजन करने से कैंसर जैसे रोग भी ठीक हो जाते हैं। हुए हैं, हो नहीं जाते, हुए हैं। मेरे सामने इस तरह के दो चार एग्जाम्पल हैं, जो कि कैंसर जो है जड़ से चला गया, रहा ही नहीं कैंसर नाम की कोई चीज नहीं रही। आज उस कैंसर को, उन मरीजों को ठीक हुए आज 10 10 12 12 साल हो गए, दोबारा से कोई सिम्टम्स नहीं आए, कोई ऑपरेशन नहीं, कोई दवा नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ 1.5 साल तक उन्होंने जो है अल्कलाइन भोजन लिया बस, और शरीर ने उस कैंसर की गांठ को अपने आप डिसॉल्व कर दिया। एक भी कीटाणु कैंसर का नहीं रहा, सारे के सारे खत्म हो गए। लेकिन वास्तव में है क्या कि जब भी कैंसर का नाम सुनते ही लोग पहले तो घबरा जाते हैं कि अब मरे, अब मरे, अब कितना दिन जीवन है। तो वो घबराहट उनको जल्दी मार देती है। दूसरा, जो कैंसर के लिए जो दवाइयां दी जाती हैं, उससे जल्दी में मौत आ जाती है। कैंसर के लिए जो दवाइयां दी जाती हैं, तो उससे जो कैंसर के जो सेल्स हैं, या कैंसर कीटाणु कह लो, सेल्स ही होते हैं, कीटाणु क्या होते हैं, वो अनडिस्टर्ब सेल्स होते हैं। डिस्टर्ब सेल्स होते हैं, अनडिस्टर्ब नहीं। तो उनको मारने के लिए दवाइयां देते, उससे हमारे शरीर के अच्छे सेल्स भी खत्म हो जाते हैं, और हमारा जो है रोग दिन प्रतिदिन शरीर कमजोर होता जाता है। और एक समय आता है कि जब जो है वो शरीर कहता है कि भाई अब हम जो है तुम्हारा साथ नहीं दे पाएंगे, अब आप पधारिए, हम अपने में आप अपने में। ठीक। और वास्तव में जीवन शैली जो अभी तक हमने जिया है, उसको बदलना बड़ा कठिन होता है। क्योंकि एक ढर्रे पे गाड़ी जा रही है, उसको परिवर्तन करना बहुत कठिन होता है। जैसा कि मैं अक्सर कर देखता हूँ और चर्चा भी करता हूँ और जानकारी भी रहती है, कोई व्यक्ति चाय पीता है तो चाय छोड़ना उसको ऐसा लगता है कि जैसे हिमालय के पहाड़ पर चढ़ करके इतनी मेहनत कर रहे हैं। यानी उसको समय फिक्र की यात्रा तो सरल लगती है, लेकिन चाय छोड़ना कठिन लगता
ऐसे ही ये चाय का तो एग्जाम्पल दिया आपको। बाकी जो है, ऐसे भोजन की जो स्टाइल हमारी बन चुकी है, उसको बदलना भी बड़ा मुश्किल होता है। खासकर नहीं, 50, 55, 60 साल की उम्र वाले लोगों को तो समझाना बड़ा मुश्किल होता है। उनके एक दिमाग में एक पिक्चर बन जाती है कि हमें दूध लेना है, हमें घी खाना है, हमें इस समय ये खाना है, और उससे हटना नहीं चाहते। दवाइयां आप चाहे जितनी खिला दो, वो कोई बात नहीं, वहां त्याग नहीं होगा। या हमने जो है कद्दू छोड़ दिया है, हमने तोरई नहीं खाते, तोरई का त्याग कर दिया है, और हमने टमाटर का त्याग कर दिया है। हमने जो है, मतलब जिमिकन का त्याग करना ठीक है, उसमें जीव हिंसा होती है। बाकी आप टमाटर का त्याग करो, और जो है भिंडी खाओ, या भिंडी का त्याग करो, टमाटर खाओ, टमाटर का त्याग करो तो तोरी याद खाओ। तो ये तो एक अतिरेकवाद है। यानी आप लोगों ने पंडित साहब टोडरमल जी का वंशवाद का तक पढ़ा होगा, तो उन्होंने उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि पहले बड़े पापों को छुटाया जाता है। तो अब इसको, इस वाक्य को दोनों संदर्भ में भी लेते हैं। आध्यात्म में जब अपन जाते हैं, तो वहाँ जो है सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व है। तो सबसे पहले मिथ्यात्व को के ऊपर प्रहार करना चाहिए, यानी हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। और सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए हमें स्वयं का, यानी अपनी आत्मा का निर्णय करना पड़ेगा। हम माला जपें और आज बहुत सारी क्रियाएं करें, उससे सम्यक दर्शन कभी प्राप्त नहीं होगा। उसका मूल कारण है तत्वभ्यास। तत्वभ्यास का मूल कारण एक निर्णय कर लेना कि मैं ध्रुव चैतन्य जीव द्रव्य हूँ। ऐसा निर्णय उनसे ही, यानी निर्णय करना ही सम्यक दर्शन है। क्योंकि अभी तक हम शरीर को अपना मानते रहते हैं। तो यहाँ दो कुछ चर्चा जब हम आध्यात्मिक करेंगे तो इस तरह से आएगी, और खाने पीने की चर्चा करेंगे तो शरीर के पोषण के लिए ही करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना इस बात का, शरीर आपका पड़ोसी है। यदि पड़ोसी, आपके यहाँ पड़ोसी के तकलीफ है, पड़ोस में किसी के यहाँ कोई गमी हुई है, और उनके रुदन आदि चल रहा है, तो हमारा भी मन घर में चैन से नहीं लगेगा। ये दृष्टांत है ये। इसी तरह से यदि हम शरीर को में रोग है, और ईमानदारी की बात बता दें आपको, बहुत, मैं बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूँ आपको, शरीर में जरा भी तकलीफ हुई, सबसे पहले हमारा मंदिर जाना, या स्वाध्याय करना, या धार्मिक कोई भी क्रिया करना, वो छूटती है। बाकी काम नहीं छूटेंगे, बाकी काम तो एडिट हो जाएंगे, लेकिन वो सबसे पहले छूटेगी। अभी अभी कोई रिश्तेदार आ जाए और उसमें स्वाध्याय का टाइम हो रहा है, तो अरे आज नहीं कर रहे, आज नहीं जा रहे हैं, तो ये बात सबसे पहले छूटती है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि भैया, शरीर को निरोग, बिना आवश्यक दवाई के खाए बिना रखना, ये भी एक मेरा धर्म ही है। यानी धर्म की क्रियाएं करने में ये सहायक है। और क्रिया यूं करनी चाहिए तो उस क्रिया से हमारे परिणामों में विशुद्धता, शुद्धता बढ़ती है। इसलिए बेस क्या है, और उसके लिए हमें एसिडिक और अल्कलाइन भोजन का, जो अभी आपको बताया है, उस अल्कलाइन भोजन का ही जो है उपयोग
ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि वो पूरी जिंदगी हो गई उनको तम्बाकू खाते, उनको तो कैंसर हुआ ही नहीं। उस देखा देखी तो हम भी खाएंगे तो हमको भी कैंसर नहीं होगा। ये आपने कैसे मान लिया कि कैंसर नहीं हुआ है? अभी तो डॉक्टरों की रिपोर्ट ये बताती है कि जो तम्बाकू पुड़िया खाने वाले लोग हैं उनको 90% लोगों को तो कैंसर हो ही जाता है अप टू एंड। यानी पहले उन्होंने अपने शरीर को वैसे ही छीण कर दिया, उल्टा सीधा भोजन करके। यानी जो हमारे शरीर के लिए रस की जरूरत है उनको मैं थूकते रहे, तो उसमें मिलाते रहे। तो पुड़िया खा करके आप लोग तो नहीं खाते होगे कोई भी, लेकिन मैं ये जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि जो खाते हैं उनको आप बताइए ये बात। तो वो तो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है ये तम्बाकू वगैरह जो भी होती है। तो उससे जो है धीरे धीरे कहीं ना कहीं शरीर में इतने कमजोर हो जाते हैं, तो फिर डॉक्टर भी कह देता है कि कैंसर जो है अब आपका कोई मतलब नहीं है, आप अब घर जाओ आराम करो और कोई इलाज नहीं है आपका। भले ही आपको बताए चाहे नहीं बताए कैंसर हो गया नहीं हो गया है। इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं। या आप लोगों के बीच में आपकी जानकारी के लिए मैं देना उचित समझता हूँ। तो इसमें जो है अभी जैसे आप लोगों की ओर से एक प्रश्न आ सकता है, मक्के का भुट्टा, हरे चने, हरी मटर जो सूखी नहीं है, उसको अपन किस किस कैटेगरी में रखेंगे? अल्कलाइन में, एसिडिक में? ये तीनों ही चीजें अल्काइन कैसे आएंगी। लेकिन जब भी आप इनको तलोगे, भूनोगे, उबालने से भी एसिडिक अल्कलाइन पना कुछ कम हो जाता है। जो गुण उसको रॉ खाने में होते हैं वो उबालने के बाद उसमें गुण कम हो जाते हैं, यानी उसमें विटामिन वगैरह की कमी हो जाती है। उसको भी हम एक तरह से कह सकते हैं एसिडिक की तरफ जा रहा है वो। तो इसलिए ये प्रश्न मैं आपको खुद ही बता रहा हूँ, उत्तर खुद बता रहा हूँ आपको कि ये चीजें जो है आपकी, आप इनको जो है अभी पहले बता चुका हूँ, दोबारा फिर बताता हूँ। बादाम वगैरह आप ये सारी चीजें जो है आप बिल्कुल पानी में भिगो करके और बिना किसी तरह के मसाले के साथ आप लें तो ये अल्कलाइन है। और लेना ही चाहिए इसी तरह से। जो भी ड्राई फ्रूट है, किशमिश है, नहीं जितने भी तरह के ड्राई फ्रूट है सभी। हाँ, अपने पल्लवी जी, आप पूछें प्रश्न, क्या आपको पूछना है? ताऊ जी, भुट्टे और मटर ये जो बीन्स वाली चीजें हैं, तो फिर इन्हें उबाल के सब्जी के रूप में लें या फिर ऐसे ही फलियां इनकी यूज करें? देखिए, यदि अपन को प्योर अल्कलाइन भोजन लेना है तो बिना उबाले ही लीजिए। और सेमी अल्कलाइन लेना है तो उसको उबाल करके बना लीजिए। लेकिन फिर भी उसमें ये ध्यान रखें कि मसाले अधिक नहीं होने चाहिए। नमक की मात्रा भी कम रहनी चाहिए, ज्यादा नमक भी होगा, नमक स्वयं एसिडिक है और वो दूसरी चीजों को भी एसिडिक बनाता है। ठीक है। और ताऊ जी, सब्जियों को कितना उबालें कि वो एसिडिक ना हो? हाँ, सब्जियों को हाफ बॉइल्ड करिए। हाफ बॉइल्ड समझ गए नहीं आप? थोड़ा कड़क रखिए उनकी जो है। मैं पीसेज जरा छोटे मत करिए, थोड़े से बड़े रखिए। और उनको अब वो ठीक है, वो जहाँ भी स्वाद बनाना पड़ता है परिवार परिवार के लिए, वो उनको तो फिर वैसे ही बना के देना, नहीं तो सिंपल उबाल लीजिए, थोड़ा सा उसमें बिना फ्राई किए धनिया डाल दीजिए, नमक डाल दो,
हरी मिर्ची डाल दो, ले लीजिए। ये अल्कलाइन है। और इसको अधिक अधिक तेल, अधिक मसाले खूब भूंज करके और इसको बनाना, और इसकी मतलब एकदम पेस्ट जैसा कर देना, ये सब एसिडिक आपका हो जाता है। और हम भ्रम पाले रहते हैं कि हम तो साहब बिल्कुल एसिडिक अल्कलाइन भोजन ले रहे हैं, यानी फल सब्जियां ले रहे हैं। फलों को भी ध्यान रखना। एक और टिप दे रहा हूं मैं आपको। उनको यानी पॉल करके, यानी उनको बना करके ज्यादा देर छील के नहीं रखना है, क्योंकि उसमें ऑक्सीडाइजेशन शुरू हो जाता है। देखा, वो सेब आप पॉल के रख दीजिए और तो वो धीरे धीरे लाल पड़ने लगता है वो। तो उसके जो मौजूदा विटामिन है वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। तो इमीडिएट उसी समय बनाओ और उसी समय छीलो और खाओ। ऐसे ही जो है, बहुत से लोग जो है, नहीं साहब वो हम तो साहब वहाँ जो है गए थे और सिंपल दाल रोटी खाई थी और तो कुछ खाया नहीं था। तो वो वहाँ भी आप जो है पार्टियों में जाते हो तो वो दाल रोटी तो चलो ताजी बनी मिल जाती होगी, लेकिन दाल कितने देर की बनी हुई है, 6 घंटे से अधिक की तो नहीं है कहीं, सुबह की शाम को तो नहीं दी जा रही है। बहुत सारी बातें हैं। तो और हम जो है जान मेल के जो है, इसीलिए जो है विवाह शादी पार्टियों में हमें भोजन का अवॉइड करना चाहिए। हम अपने घर से भोजन करके जाएं या आकर के घर पे करें, वहाँ आप जाइए, जाने का निषेध नहीं है, लेकिन भोजन आप वहाँ न करें। क्योंकि आजकल जो है शुद्धता तो कहीं है नहीं, बल्कि उसमें मांसाहार का दोष तो लगता ही लगता है। कहीं ना कहीं जितने भी कैटरिंग्स वगैरह हैं, कैटर्स वगैरह हैं, मांसाहार का प्रयोग करते ही हैं। जिलेटिन डाल दिया, मांसाहार हो गया। ये अजीनोमोटो डाल दिया, मांसाहार हो गया। इस तरह के बहुत सारे मसाले आदि वो स्वाद बढ़ाने के लिए डालते हैं। इसलिए कभी भी जो है, यदि हम जैनी हैं, जैन धर्म मानते हैं, तो हमें इन अभक्ष भोजनों का जो है त्याग कर देना चाहिए, हर हालत में। किसी भी तरह से नहीं होना चाहिए। और यही जैनोपैथी कहती है, यही प्राकृतिक बोलते हैं। ऐसी बात है, कोई अंतर थोड़ी है, एक ही बात है। हाँ, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। भाई साहब, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जी। जैसे अभी आपने बताया कि नींबू है या संतरे का जूस है, पाइनएप्पल का जूस है, अगर अपन इनकी डायरेक्ट पीएच वैल्यू देखेंगे तो ये एसिडिक होते हैं। आप कहते हैं सिट्रस एसिड, सिट्रिक एसिड, ऐसा बोलते हैं ना अपन, एसिड ही बोलते हैं। तो ये एल्कलाइन की कैटेगरी में कैसे पहुंच जाता है? ये प्रश्न इसमें बहुत लोगों का रहता है ये। मतलब उसी एक्चुअली समय जैसे अपन ने जूस निकाला संतरे का, उसकी पीएच वैल्यू देखेंगे वो एसिडिक होगी। ये आप असल में एक्चुअली में क्या है हम्म। कि उसको खट्टेपन को आप एसिडिक वैल्यू मान लेते हैं। हम्म। उसका खटास विटामिन सी की मात्रा अधिक है, इसलिए आप उसको मान रहे हैं। बाकी सही बात तो ये है, वो एसिडिक होते नहीं है। एसिडिक जब उनको, यदि उनको जो है नमक वगैरह मिलाया जाए तब वो एसिडिक होते हैं जा करके वो। ये नहीं भाई साहब, ये आपने जैसे पीएच वैल्यू की बात की ना, अगर हम्म। हमने अगर हमने अनानास का जूस निकाला और अगर हम उसकी पीएच वैल्यू डालेंगे, वो पेपर डालेंगे, तो उसकी पीएच हम्म। वैल्यू एल्कलाइन नहीं आएगी, एसिडिक ही आएगी। एल्कलाइन आएगी, एसिडिक नहीं आएगी। अच्छा। हाँ, देख लेना, आप करके देख लेना वो। ठीक है। यदि उसमें नमक आदि नहीं मिलाया जा रहा है जी। तो, और यदि उसको रख दिया, काफी देर तक रखा रहा जी, वो, वो तो बात समझ में आ गई। हाँ, वो तो बात समझ तो में आ धीरे गई। धीरे धीरे वो एसिडिक होता जाता है फिर वो। तो सिट्रिक एसिड बोलते हैं ना अपन उसको, सिट्रिक एसिड। अरे बोलने की बात अलग है, बोलने को तो बहुत कुछ बोलते हैं। अच्छा। हाँ, ठीक है। सिट्रिक एसिड
देखो, हम्म। साइट्रिक एसिड जो होता है ना, जी। एक तो ये होता है कि कंसंट्रेट आता है, और जी। इसमें वहाँ बात नहीं है। वो साइट्रिक एसिड जो है, एक्चुअली में जो केमिकल से बनाया जाता है साइट्रिक एसिड, और जो पशुओं हम्म। के द्वारा कीड़ों के में जानवरों से बनाया जाता है साइट्रिक एसिड। हम्म। आपकी जानकारी में साइट्रिक एसिड कैसे बनाया जाता है? हाँ, नहीं, अपन लोग उसको अवक्ष मानते हैं ना, वो अपन खाते नहीं है सिट्रिक एसिड जो दानेदार आता है। हाँ, दानेदार, तो तो उसमें, कैसे बनाया जाता है मालूम है हाँ, आपको? वो ख्याल में नहीं है मुझे, पर अपन अवक्ष मानते तो खाते नहीं नहीं है। नहीं, एक ये बात। पता। दूसरी हम्म। दूसरी आप बाजार की जितनी भी नमकीन लाएंगे, सब में साइट्रिक एसिड पड़ा होगा। बराबर। आप जैसे रतलाम वाले सेव लेती हो ना, जो वो एकदम फुसफुसे, आप अपने घर पे बनाती हो तो उतने फुसफुसे नहीं होते नहीं, हम लोग नहीं उसमें। लाते हैं। नहीं नहीं, मेरा मतलब जो लाते हैं, आपकी नहीं जी कह रहा जी हूँ, जो लाते, जो जी जी लाते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। जी। तो वो लगता है लोगों को, नहीं नहीं साहब, इसमें तो कुछ होगा ही नहीं, ये तो शुद्ध तेल के बने हैं। कुछ लोग हम्म। कहते भी देते हैं मूंगफली के तेल के बनाए हुए हैं, और ये वो। हम्म। तो सारी चीजें उनमें कुछ ना कुछ उसको ऐसी केमिकल उसमें मिलाए जाते हैं, साइट्रिक एसिड ही मिलाया जाता है उसमें, और भी केमिकल मिलाए जाते हैं। और सही बात हम्म। बता तो उसमें कास्टिक सोडा ही मिला दिया जाता है, जिससे एकदम वो हम्म। बिल्कुल मनी जो है, होठों से खाने वाले हो जाते हैं वो। दांत की जरूरत हम्म। नहीं है उनको। हम्म। तो ये तो खैर एक आज के जो भोजन वालों की जो है, भोजन बनाने वालों की जो इंडस्ट्रीज है, उनको स्वाद की परवाह है, किसी शरीर की या किसी रोग की कोई परवाह नहीं है। बराबर। वो बीमार होते थे। एक कहावत भी है, हम्म। एक चाट वाले की दुकान 32 मेडिकल स्टोर चलाती है। नहीं भाई साहब, मेरा चाटों को। प्रश्न तो बस यही था कि उसको ठीक है। अपन सिट्रिक एसिड कहते हैं, नहीं वो नहीं नहीं, वो बोलते खट्टा, हैं तो वो। खट्टा हाँ, खट्टापन एसिडिक नहीं है, ठीक है ठीक है। ये ध्यान पकड़। रखना। ठीक है। हम्म। जी भाई साहब, जय ये जिनेन्द्र। ये अपन गलती नहीं करें। हाँ, अभी ये दूसरा किसी का हाथ रेंज है। हाँ जी ताऊ जी। हाँ, बताएं। नम्रता शाह का हाथ है ना, नम्रता शाह। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी ताऊ जी। हाँ, बताइए ताऊ जी, बताइए जैसे आप। अपने एसिडिक डाइट लेते हैं तो एसिडिटी वगैरह सारी बीमारी होती है, तो क्या पित्त की बीमारी भी एसिडिक डाइट से होती है? बिल्कुल सही है। देखो, कफ पित्त, ये जो है ना, ये इसकी परिभाषा जब आयुर्वेद में आती है, और अपने यहाँ तो प्राकृतिक चिकित्सा में तो ये सब विजातीय द्रव्य जो एकत्रित हुए हैं, वो कुछ भी हो, उनको एक ही कैटेगरी में ले लिया गया है। बात पित्त जो है ना, वो उसमें लिए उन्होंने, आयुर्वेद में लिए उनके। थ्योरी अलग है। लेकिन एक बात और बता दें आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, कि पुराना जो आयुर्वेद है, वो प्राकृतिक ही था। वहाँ इन औषधियों की कहीं जरूरत नहीं थी, बिल्कुल भी। वहाँ खान पीन को बदल करके, और भोजन में थोड़ा सा कुछ तो भी एक आध जड़ी बूटी दे करके रोगों को ठीक करते थे। ये मैं आज से लगभग 55-60 साल पहले की बात बता रहा हूँ। शहरों की बात नहीं कर रहा हूँ, गाँव में हम लोग रहे हैं, और भी लोग रहे हैं गाँव में। तो वहाँ हमेशा जो है, सबसे पहले कोई भी बीमारी होती थी, सबसे पहले उससे कहा जाता था, तुम भैया पहले रोटी खाना बंद करो। यानी टाइफाइड जैसी बीमारी को 8 दिन से लेके 12 दिन तक के बीच में, वो सिर्फ पानी पे, यानी रख करके, और उनका इलाज करते थे, वो ठीक हो जाते थे, गारंटी ठीक होते थे। सिर्फ उबला हुआ पानी देते रहते थे, और कुछ नहीं देते। कभी कभी नीम की पत्ती दो चार चबाने को दे देते थे, एंटीबायोटिक होता था बस वो, और कुछ नहीं। तो इसलिए मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि जितने भी आपके जो प्रोसेस किए हैं फूड्स,
चाहे कुछ भी हो, यदि उसमें प्रोसेस किया गया है तो वो अल्कलाइन से हटके एसिडिक की तरफ बढ़ गए हैं। आपने आटा लिया, आटे में आपने चोकर नहीं निकाला, उसका छिलका नहीं निकाला है, तो उतना एसिडिक नहीं है जितना कि उसकी मैदा बना दी जाए, छिलका निकाल दिया है, तो वो बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। आप कोई प्रश्न तो नहीं है अपना किसी का? ताऊ जी, भुट्टे को अगर थोड़ा सा भूनेंगे तो वो क्या एसिडिक होगा या एल्कलाइन रहेगा? देखिए, अपन कोई भी प्रोसेस करेंगे तो उसके गुणों में तो कमी आएगी आएगी। अब वो बात अलग है कि हम उसको कच्चा नहीं खा सकते हैं, तो थोड़ा भून लो, तो उतना ज्यादा नुकसानदायक नहीं है जितना कि तलने से होता है। ठीक है ना? तो वहाँ थोड़ा सा एडजस्टमेंट अपने को करना पड़ता है। बाकी इस प्रिंसिपली देखें तो किसी भी चीज को गर्म करेंगे, जहाँ अपक्व आहार की बात आएगी, अपक्व आहार की जहाँ बात आएगी, वहाँ वो भूंजा हुआ भुट्टा भी उसको नहीं देंगे। और अपक्व आहार या रस आहार दोनों ही प्राकृतिक चिकित्सा के बहुत बड़े खंबे हैं। इनसे कैंसर, यानी आपकी किडनी फेलुअर, आपका लीवर फेलुअर, जिनको कि लाइलाज बता देते हैं ये, वो ठीक होते हैं। लेकिन इसके लिए धैर्य की जरूरत है, विश्वास की जरूरत है, और सबसे बड़ी जरूरत है जो हमारे आसपास प्रियजन हैं उनसे बचने की। उनसे बचना बड़ा कठिन काम होता है। ये खा लो, वो खा लो, ये बीमार हो जाओ, कमजोर हो जाओगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। वाकई में ये सब चीजें जो है, सामाजिक तौर पर भी जो है, इसको ही कहते हैं सामाजिक बीमारी। और वो कुछ न कुछ खिलाते रहते हैं जबरदस्ती, या तैयार करके अपना ही मन हुआ था चलो भाई खा लो। अन्य खा लो, उससे क्या होगा? अरे दवाई कितनी खाई जाती है ठीक करने के लिए? तो कहने का तब ये है कि प्राकृतिक चिकित्सा करना जो है, एक अपने आप में एक, क्या कहें, शब्द थोड़ा सा जो है एक चैलेंज होता है। क्योंकि आज के जो माहौल है, आज का जो वो है एटमोसफियर है, माहौल कह लो, वो बड़ा मुश्किल से ये प्राकृतिक चिकित्सा करने देते हैं। इसलिए लोग वहाँ प्राकृतिक चिकित्सालय में भाग जाते हैं। वहाँ कोई कुछ कहने वाला नहीं मिलता, वहां से वो सीख करके ठीक होकर के आते हैं। घर पे नहीं हो पाता उनके। और ताऊ ठीक जी, है। भीगे हुए बादाम का ऐसा बताते हैं कि शिक्कल हटा के खाना चाहिए, उसका रेड शिक्कल, क्योंकि उसके शिक्कल पे कैंसर कारक तत्व आ जाते हैं भीगने के बाद। तो ये इसमें कितना सत्य है, कितना मतलब क्या समझ में नहीं आता ये बात। ये किसने बताया आपको ये? सभी देखिए, कहते हैं घर में, और इस पे नहीं, वीडियो भी आते रहते हैं कई। मैं वीडियो वीडियो इनका भरोसा नहीं करूँ, ये तो बकवास है सब। मेरी अपनी जो जांच है उसके बारे में, जो बादाम ऊपर ये लाल वाले छिलके के ऊपर एक कवर और होता है इसके ऊपर, समझ में आई? उसके सहित जो बादाम आते हैं बाजार में, उसके ऊपर कोई केमिकल नहीं होता, उसको आप मैं छिलके के खा सकते हो। लेकिन जो मिगी आती है, उसको प्रोसेस कर दिया जाता है, उसके ऊपर कुछ केमिकल लगा दिए जाते हैं जिसका रंग उसका गहरा हो जाता है। एक्चुअली में क्या करते हैं इसको, ये जो 500 600 700 रुपये 800 रुपये किलो मिगी आती है निकली हुई, जो उसमें ये लोग क्या करते हैं कि उसमें से कुछ परसेंटेज ये स्टीम दे करके तेल निकाल देते हैं उसका। और फिर उसको जो तेल निकलने से, स्टीम देने से इसका रंग थोड़ा हल्का हो जाता है, बादामी कलर नहीं रहता है। उसको दोबारा से कलर करने के लिए उसमें फिर से कलर डालते हैं, इसलिए इसको कहते हैं छिलके हटा के खाओ। ठीक क्लियर होगी बात आप दोनों तरह से?
यदि जी आप ताऊ जी, फिर ये बादाम जो भिगो के ले रहे हैं तो वो जो हम्म, मंदिर में चढ़ाते हैं वो वाले बादाम फोड़ के भिगोना चाहिए फिर? नहीं, उसमें मिगी सही नहीं निकलेगी मंदिर वालों में। इसके लिए अच्छा, कागजी बादाम के नाम से आते हैं, मैं छिलके के आते हैं, वो इजीली मूंगफली की तरह छिल जाते हैं, वो थोड़े कॉस्टली आते हैं। भिगोने के बाद। नहीं, पहले ही मैं छिलके अच्छा, के आते, कागजी बादाम के नाम से आते, कागजी बादाम बोलते हैं उनको। ठीक। मैं छिलके के आते हैं, उसमें रोस्टेड भी आते, रोस्टेड नहीं लाना, ध्यान रखना, प्लेन वाले लाना है। और उनके छिलके निकाल दोगी तो उसमें मिगी जो सही निकलेगा, उसका टेस्ट भी अलग होगा। और वो बादाम आप मैं छिलके के खा सकती, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप। लेकिन ये जो बादाम आ रहे हैं, जो ये मिगी, इसमें प्रॉब्लम रहती है। क्लियर हुई बात हमारी कि नहीं आपको? ओके ताऊ जी, जी क्लियर है। हाँ। थैंक यू और सो भी मच। कोई? तो फ्रूट्स हम लेते हैं उसमें जो आपने बोला था खट्टे वाले और जो स्वीट वाले हैं उनको मिक्स नहीं करना है। हाँ, एक साथ में, तो जैसे केले, केला ले रहे हैं, केले के साथ में हम जो है मौसमी नहीं लेना चाहिए। ठीक है ना, मौसमी तो के, उसमें गैप मौसमी, करके लेना। हाँ गैप करके ले लो, कोई बात नहीं। आप आधे तो घंटे पौने एक घंटे एक गैप घंटे। कर लो। हाँ, मिनिमम 1 घंटे का कर लो, वो ले लो, फिर कोई बात नहीं। अब जैसे मान लो, ऐसे तो मिलाना नहीं चाहिए, ईमानदारी की बात है, फिर भी यदि कोई ऐसा लगे ही, तो मौसमी का जूस है, संतरे का जूस मिला सकते हो, मौसमी का जूस है, अनार का जूस मिला दो। ठीक है ना, ऐसे तो कर सकते हो। लेकिन ये नहीं कि सेव का जूस और मौसमी का जूस मिला दो। आजकल लोगों को बड़ी वो चलती है ना, कॉकटेल लेंगे, इसका भी उसका भी और 10 5 चीजें मिला मिलू के, पता नहीं कोई स्वाद, पता नहीं क्या होता है, और सब वो उसी को स्वाद मान लेते हैं। ताऊ जी कच्चा फिर ये खाना बेटर है खट्टे। या फिर जूस बना के पीना बेटर है ताऊ जी? नहीं, जैसी अवस्था हो, देखो, यदि हम, हमारी जरूरत जो है क्वांटिटी कम खाने से हो रही है, तो हमको जो है खा लेना चाहिए। और यदि हमको जैसे आवश्यकता शरीर को है ज़्यादा, तो उस समय हमें उसका जूस निकाल कर लेना चाहिए। तो क्या है कि अपन 4 सेव एक साथ नहीं खा पाएंगे, लेकिन 4 सेव का जूस एक एक गिलास पी सकते हैं अपन आराम से। और ताऊ जी क्लियर एक सुना और आपने? प्रश्न था कि हम अभी ये जो फ्रेश फ्रूट्स हैं उसके 1 घंटे 2 घंटे बाद ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, ऐसा ऐसा कर सकते हैं नहीं, क्या? नहीं, ड्राई फ्रूट यदि भींगे हुए हैं तो साथ में ले सकते हो। ठीक है एक ताऊ जी, घंटे बहुत बहुत तो बाद, धन्यवाद। 1 आध घंटे बाद तो ले ही सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपके ड्राई फ्रूट्स भींगे हुए हैं, तो आप इन फ्रूट्स के साथ में भी ले सकते हो, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना? ताऊ जी खट्टे और मीठे फल एक साथ क्यों नहीं खाना चाहिए, कारण? देखिए, ये थोड़ा सा सूक्ष्मता की बात है। हालांकि दोनों ही अल्कलाइन है, उस बेस से देखा जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अभी जो बात हुई थी साइट्रिक एसिड की, तो उसमें जो साइट्रिक एसिड होता है वो मीठे फलों के साथ में जो उनकी जो ग्लूकोज होता है, मीठे फलों में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होती है। हालांकि ग्लूकोज तो इसमें भी होता है, खट्टे फलों में भी ग्लूकोज होता है, लेकिन उसमें मात्रा ज्यादा होती है। तो वो साइट्रिक एसिड जो है थोड़ा सा उनकी ग्लूकोज की मात्रा को जो है डिस्टर्ब करता है, इसलिए उसको बताया गया है। और बाकी कोई स्वस्थ व्यक्ति लेना चाहे तो ले भी सकता है, तो कोई ऐसा बहुत बड़ा कोई उसमें दोष नहीं रहेगा। लेकिन जो खासकर जो जिनको रोग है, रोग ठीक करना, उनको कभी नहीं देते भूल करके भी, क्योंकि उनका शरीर को हमें जल्दी से रिकवरी करवानी है, इसलिए। असल में है क्या कि ये प्राकृतिक चिकित्सा में मेन बात ये, कोई भी प्रिंसिपल, कोई भी बात व्यक्ति विशेष के ऊपर, रोग विशेष के ऊपर भी निर्भर करता है। हालांकि कहने को तो ये कहते ही है कि हमारे रोग एक है, हमारा शरीर एक है, उनके रोग है, उनका उपचार भी एक है। 80 70 80% तो एक जैसे ही सब जगह होता है। 10 15% रोगी की स्थिति देख करके
उसकी इम्यूनिटी पावर कितना है, पाचन शक्ति उसकी कितनी है, उससे अनुमान लगा करके उसको चेंज करते हैं थोड़ा बहुत। ठीक। जी ताऊ जी। ओके। अब अपन विराम लेते हैं। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र और ताऊ जी, बहुत अच्छी क्लास रही, सभी को जय जिनेंद्र। और आपका जो है सभी का जीवन मंगलमय हो, ऐसी शुभकामनाएं।